सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इस बार JRF एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग पताका फहराऊंगा। मेरा संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करके इस पर सभी सेक लगा लीजिए। सभी लोग नमस्कार। महर्षि दयानंद योग एकेडमी प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। और कल हम लोग कमीशन कमेटी के बारे में और पॉलिसी के बारे में पढ़े थे, तो आज फिर से इनको दोहरा लेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे कंप्लीट। और जो भी अभी क्लास होगा बहुत ही VVI है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है। कल के क्लास में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी से डाउट कल ही ले लिए थे। हायर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, हम लोग स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा के बारे में पढ़े थे। राधा कृष्णन आयोग के बारे में डिटेल जितना दिया हुआ है वो सफिशिएंट है, इतना सभी लोग याद कर लीजिए। नोट्स PDF शेयर कर देंगे तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, इसके बारे में पढ़ लिए। इसमें जो जो भी पॉइंट है सबको एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बोले थे VVI है बहुत सभी लोगों के लिए। UGC के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में हम लोग अध्ययन किए। इसका शॉर्ट नाम है UGC। इसका स्थापना ईयर है 1953 और संसद के द्वारा 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था इसको स्वायत्त संगठन के रूप में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। ये सारा चीज पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग कल जो है इससे यहाँ से कुछ जो जो कल आए थे थोड़ा मैसेज कीजिएगा फास्ट में, कुछ इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बाद में लास्ट में कर, टाइम खत्म हो गया है, इसको देख लेते हैं। भावनात्मक समिति का जो है बारे में पढ़े थे कल। इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी यह है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। मुख्य उद्देश्य क्या था? भावनात्मक एकता को बल देना था। कोठारी आयोग के बारे में पढ़े थे 1964। 1964 से 66 ईस्वी इसकी स्थापना ईयर माना गया है। 1964 ईस्वी वर्ष 1964 ईस्वी में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा जो है नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन। उसके बाद पढ़े थे प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और ये नीति बनी थी और पॉलिसी। वर्ष 1968 ईस्वी को भारत के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। इस टाइम में जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, और यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन रिपोर्ट पर आधारित थी। ऊपर में कोठारी आयोग के बारे में रिपोर्ट बना था, उसी पर आधारित ये रिपोर्ट जो है, इसी पर आधारित जो ये पॉलिसी फर्स्ट बनी थी, प्रथम 1968।
इसमें जो है शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण कर 10+2+3 पद्धति का विकास और हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास हुआ था। शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास और विज्ञान व तकनीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिक्षा पर बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया। फर्स्ट पॉलिसी में जो है 10+2+3 ये जो है 10+2+3 जो है पद्धति को अपनाने पर जोर दिया गया था और साथ में हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास। और इसके बाद बोला है शिक्षा के अवसरों को समानता का प्रयास और विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिक्षा पर बल तथा मोरलिटी व सोशल वैल्यू के विकास पर जोर दिया गया। समवर्ती सूची में शिक्षा 1976 ईस्वी में एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट, ये जो है समवर्ती सूची में शिक्षा को जोड़ा गया 1976 ईस्वी में 1976 ईस्वी में। शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का अर्थ है कि केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही इस क्षेत्र में नीतियां निर्धारित कर सकती है। नीतियां के क्रियान्वयन में कोई मतभेद होने पर केंद्र सरकार का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा। कल बता दिए थे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। और ये बोले थे विविया है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको रिवीजन कर लेते हैं पुनः। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ईस्वी में वह नीति जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन व निर्माण होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। ठीक, वर्ष 1986 ईस्वी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी हद तक कोठारी आयोग के प्रयोजन एवं अनुशंसाओं को ध्यान में रखा गया। कोठारी आयोग का जो योजना था उसको ध्यान में रखा गया, प्लानिंग को, उसी के अनुसार ये जो है नीति बनाए गए। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली नेशनल एजुकेशन सिस्टम में संविधान की मूल धारणा एक स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। ये एक इसका जो है मूल धारणा था। नेशनल एजुकेशन सिस्टम का जो है मूल धारणा क्या था कि एक स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। उन्नीस ईस्वी की राष्ट्रीय नीति को आने वाले समय का महाधिकार पत्र मेग्ना कार्टा माना गया था। बता दिए थे महाधिकार पत्र क्या होता है, जो वैसा पत्र जो सभी लोग को उसको पालन करना रहता है। सामंतों के द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो हाई एजुकेशन के जो हाई अथॉरिटी रहते हैं उसके द्वारा जो बनाया गया पत्र रहता है उसको सभी लोग को पालन करना रहता है, सभी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को। शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच यूनिवर्सिटी एक्सेस टू एजुकेशन भी कहा जा सकता है। शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच इस नीति का जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो है मेन क्या था कि यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, सार्वभौमिक विश्व, मतलब उसका जो है ना ये लक्ष्य था कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि विश्व स्तर पर होना चाहिए यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। वही करा यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन भी कहा जा सकता है। इसको समानता के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर इक्वलिटी की अवधारणा भी कह सकते हैं। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष और मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर बल दिया था। और उसके बाद कल्चर बेस बोल रहा है कि एजुकेशन और वैल्यू पर शिक्षा पर बल दिया गया था और नीति बना था। और शिक्षा में आधुनिकीकरण और आईटी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। उस टाइम में जो है यही 1986 टाइम में जो है बोले थे ना कि आधुनिकीकरण, जितना मॉडर्नाइजेशन हो और उसके बाद जितना से जितना हो सके आईटी का जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है ना इस्तेमाल किया गया। और इसी शिक्षा नीति में जो है योग को भी जोड़ा गया था। उस टाइम में केंद्रीय विद्यालय में जो योग शिक्षक की बहाली हुई थी, तो और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नीति के आधार पर। और इस शिक्षा नीति के टाइम में जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाए। कह रहा है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन
प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका डिसेंट्रलाइज होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि कहा जा रहा है कि भारतीय शिक्षा सेवा एक होना चाहिए कौन वहां पर, जैसे इंडियन शिक्षा, इंडियन एजुकेशन सर्विस होना चाहिए, और स्टेट लेवल प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा, और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद की गठन की घोषणा की गई इस नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। अगर प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय को स्थापित किया जाना, जो कि बाकी विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालय होगा, बाकी सभी विद्यालय के लिए एक आइडियोलॉजिकल स्कूल के रूप में नवोदय विद्यालय की स्थापना की बात की गई। उच्च शिक्षा को सुलभ करवाने के लिए मुक्त या खुले विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज की स्थापना करना, हायर एजुकेशन को आसान करने के लिए ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात की गई थी। किस शिक्षा नीति में? मैसेज कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE को कानूनी अधिकार प्रदान करना, तत्कालीन परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करना, इसको सतत बनाया जाना, वाह्य मूल्यांकन और ग्रेडिंग सिस्टम पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ग्रेडिंग सिस्टम किस शिक्षा पद्धति में लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के था। और व्यवस्था लागू करना ताकि मूल्यांकन को विश्वसनीय बनाया जा सके। उसी के बाद जस्ट फिर जो है फर्स्ट जो है आपको शिक्षा नीति, उसके सेकेंड शिक्षा नीति, और उसके बाद जो है 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति, आचार्य राममूर्ति कमेटी की गठन हुई। इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए। एक तो वह अपने स्तर से बहुत अच्छा था, उसी में जो है कुछ और संशोधन कर दिए। इसके अध्यक्ष प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक एवं समाजशास्त्री आचार्य राममूर्ति थे। इसके जो अध्यक्ष थे राममूर्ति समिति के, कौन थे? आचार्य राममूर्ति थे। एक गांधीवादी विचारक थे और समाजशास्त्री। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा ये आचार्य राममूर्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो किस विचारधारा के थे? तो गांधीवादी विचारधारा बोल सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। इसकी मुख्य सिफारिशें मॉड्यूलर शिक्षा और सेमेस्टर पद्धति इसी में जो है राममूर्ति समिति में, जो आचार्य राममूर्ति समिति में ऐड किया गया था, और कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट से संबंधित थी। आगे जो है पॉइंट है, उसके बाद 99 के बाद जो है अभी तक आ ही रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 में 2005 ईस्वी में जो है ये जो है बना था रूपरेखा। इसको शॉर्ट में बोलते हैं NCF 2005 ने लर्निंग विदाउट बर्डन एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और 92 और किसी विषय पर समूह चर्चा को आधारित किया कि पहले जितना भी वो पॉलिसी था उसमें जो है सारे लोग को, बच्चे को जो है काफी ये जो एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी करिकुलम था, पाठ्य पुस्तक, ये सब चीज को ले जाने में काफी ये होता था परेशानी, और पढ़ने से ये रहता था। तो बर्डन को दूर करने के लिए कह रहा है कि उसमें जो है कुछ ऐसा एजुकेशन का ये रूपरेखा होना चाहिए, पाठ्यचर्या करिकुलम, जो कि किसी विषय पर, कोई टॉपिक पर समूह चर्चा को आधारित किया, कि ग्रुप डिस्कशन को ऐड किया
करिकुलम में, कि ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी जो है हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क में इसको ऐड किया, ग्रुप डिस्कशन को। फिर आपको 2005 में ही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 ईस्वी में, इसका गठन 13 जून 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष कौन थे, तो सेम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे। ये एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर से भी दोहरा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में 7 विशेषज्ञ सदस्य थे, ये भी क्वेश्चन आता है, कितने विशेषज्ञ सदस्य थे, और टोटल पूछेगा तब सेम पित्रोदा लगा के 8 होता है, 8 सदस्य, तो 7 विशेषज्ञ सदस्य थे। इसे ये भी कितना पॉइंट है, सब भी दिया है, समझ लीजिए। यह एक थिंक टैंक, इसे एक इस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक थिंक टैंक पीएम, प्राइम मिनिस्टर को विभिन्न मुद्दों पर, जैसे कि शिक्षा मतलब एजुकेशन, विज्ञान एवं तकनीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य हेल्थ, कृषि एग्रीकल्चर और बौद्धिक संपदा, मतलब कि जो भी इंटेलेक्चुअल लोग के द्वारा जो भी बुक ये सब लिखा गया है, वैसे संपदा को, शोध संस्थान जितना भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके बारे में, उसका जो उत्तरदायित्व पर सुझाव दिए कि ये सारे इस सब को जो है रक्षा करना सरकार की काम है, और इसको जो है विकास करना सारे चीज पर जो है उसका सरकार, पीएम को जो है सुझाव दिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं कि इस सारे चीज को एक इस तरह से प्रोग्रेस के रास्ता पे ले जाना है, प्रगति के रास्ता पे। तो इस सब जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जितने भी विशेषज्ञ थे, ये सब मिलके जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन किया गया, इसमें जो है पीएम को एक सुझाव देने के लिए, इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव, भारत को विश्व शिक्षा में श्रेष्ठ बनाना, मतलब यूनिवर्सल लेवल पर जो है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो है एजुकेशन में श्रेष्ठ बनाना, छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना, नागरिक को ज्ञानवान बनाना एवं उत्साहपूर्ण समाज बनाना। सभी नागरिक को जो है इंटेलेक्चुअल बनाना और मोटिवेट रहना चाहिए, जितना भी समाज में उत्साहपूर्ण समाज बनाना, इसका मेन उद्देश्य था। ये जो है जुलाई 2014 में निष्क्रिय कर दिया, समाप्त कर दिया गया। ये गठन हुआ था 2005 को और जुलाई 2014 में निष्क्रिय हो गया, क्योंकि उस टाइम में जो प्रधानमंत्री बदल गए, कांग्रेस की सत्ता समाप्त हो गई, और हमारे अभी जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, ये इन्होंने आए इसका जो है योजना को निष्क्रिय कर दिए, और उसके बाद जो है अपना प्लानिंग बनाए। तो ये जो है इसमें और चीज है, उसको पढ़ लेते हैं कि इस जो बना था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसमें एक और पॉइंट है कि उच्च शिक्षा को सुलभता हेतु देश भर में लगभग 1500 विश्वविद्यालय खोले जाए, वह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगभग 50 की संख्या में खोले जाए, ये प्लानिंग थी। और भारत में विदेशी विद्यालयों के प्रवेश की अनुमति दे दी जाए, मतलब बाहर से भी कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्कॉलर आके अपने यूनिवर्सिटी, यहाँ के यूनिवर्सिटी में साथ में मिलकर काम करना चाहे या यूनिवर्सिटी खोलना चाहे तो उसको अनुमति दिया जाए, सहमति दिया जाए, ये बात हुई थी, रखा था इस प्लानिंग में। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जीवन सुधारने हेतु पंचायती ज्ञान केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की। आंतरिक मूल्यांकन, वो ग्रामीण क्षेत्र में सभी क्षेत्र में बोल रहा है कि जीवन सुधारने हेतु पंचायती ज्ञान केंद्र की स्थापना करने की सिफारिश की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि आंतरिक मूल्यांकन के लिए कुल अंकों में से 25% अंक हो। इंटरनल एग्जाम जो होता है कॉलेज सब में, उसके लिए जो है 25%, टोटल 100 में से 25% जो है मतलब 25 अंक जो है इंटरनल एग्जाम में के लिए रहना चाहिए, कॉलेज को ये देना चाहिए, देने के लिए रखा गया। उच्च शिक्षा में खर्च का 20% शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश की गई थी। जितना टोटल खर्च होता है उसमें 20% लेने की
सिफारिश की गई थी। जैसे 100 रुपीज खर्च हो रही है तो आपको उसमें से 20 रुपीज गवर्नमेंट लेगी। यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे और इसका रिवीजन कर दिए। क्वेश्चन नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चन कल भी पूछ लिए थे, और क्वेश्चन होगा तो कल कर लेंगे क्योंकि आज लेट से क्लास स्टार्ट हुआ था। तो अब जो है ये पेज है पीडीएफ में, इसको सभी लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है यही है दिया हुआ कि उस शिक्षा में विनियमकारी निकाय जितना भी जो है इंस्टीट्यूट है, आयोग है, सारा जो है ये दिया हुआ है। उसकी स्थापना वर्ष दिया हुआ है, उसका मुख्यालय कहाँ है वो दिया हुआ है, और उसके अध्यक्ष चेयरमैन ये दिया हुआ है। कार्य क्षेत्र उतना नहीं पूछता है, कुछ जगह पूछ लेता है, तो कुछ कुछ वीवीआई है उसको सारे को नहीं, कुछ कुछ वीवीआई का कार्य क्षेत्र को भी देख लेंगे सारा चीज। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन रहता है इस जो है एक पेज में दिया हुआ है, 2 पेज में जाएगा, 1.5 पेज में। तो पहला है यूजीसी, इस बताए थे कि 28 दिसंबर 1953 में इसके स्थापना वर्ष है। और इसके जो मुख्यालय है कहाँ, नई दिल्ली। क्षेत्रीय कार्यालय 6 को बताए थे, हैदराबाद, बेंगलोर, गुवाहाटी, कोलकाता, भोपाल, पुणे, ये है 6 जगह। उस टाइम में अध्यक्ष थे ये अध्यक्ष छोड़ दीजिए, अभी सब जगह सबका अध्यक्ष चेंज हो गया था, इसको याद नहीं कीजिएगा, ठीक है। फिर AICT अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसको ये मतलब कि मान्यता देने के लिए जो बात कही गई थी किसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में। ये जो है इंजीनियरिंग विभाग में आर्किटेक्चर, नगर योजना प्रबंधन, फार्मेसी, जितना भी ये होता है, कला, क्राफ्ट, होटल मैनेजमेंट तथा कैटरिंग, टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजों होता है, वो AICT से मान्यता लेता है। जो भी इंस्टीट्यूट रहता है इससे मान्यता लेता है। यूनिवर्सिटी किससे, यूजीसी से। फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, इसकी स्थापना 1995 नई दिल्ली, मैक्सिमम का नई दिल्ली ही है। सारा का डेंटल कॉलेज, भारतीय चिकित्सा परिषद, और उसके बाद भारतीय नर्सिंग परिषद, सब दिया हुआ है, सब देख लीजिएगा। इस पर टाइम देना, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा इसमें कुछ। इसका कुछ कुछ का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। ये जैसे इसका पूछता है ICSSR, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसी तरह का कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, बता देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग नेक के बारे में। नेक नाम सुने होंगे आप लोग कि पूछते हैं कि कॉलेज नेक से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, नेक में कौन सा ग्रेड प्राप्त है। तो ये नेक जो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नेक। इसकी जो स्थापना हुई 1994 ईस्वी में, 1994 में। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद एक संस्थान है। इसका मुख्य कार्य महाविद्यालय, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी को जांच कर ग्रेडिंग देना। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के लाइब्रेरी, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम, सारा कुछ को देख करके महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को जो है ये ग्रेडिंग देते हैं। यह अपनी जांच के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास, बोले ना शिक्षक मतलब वहाँ के टीचर छात्र के नैतिक मतलब कि उसका जो है मोरल वैल्यू का विकास डेवलप देखता है कितना है। और आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। मूल्यांकन की पद्धति, वहाँ के जो ये जांच किया जाता है कॉपी को, उसका मूल्यांकन की पद्धति। और शोध की गुणवत्ता, रिसर्च की जो है वहाँ की जो रिसर्च किस तरह का होता है। और करिकुलम, पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्यक्रम को करिकुलम के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। पाठ्यक्रम में आ गया पाठ्य पुस्तक, और सह पाठ्यक्रम मतलब को करिकुलम में हो गया खेलकूद, स्पोर्ट्स से रिलेटेड।
पर आधार पर मूल्यांकन, ये इसके आधार पर जो है इतने चीज के आधार पर टीचर छात्र ये आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर मूल्यांकन पद्धति शोध इस सब को देख के जो है ये मूल्यांकन करते हैं नेक। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। नेक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। इसका कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। यह यूजीसी के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इतना नेक के बारे में आपको पूछेगा, कुछ भी पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, आगे इसमें और कुछ पूछना है किन्हीं को? मैसेज कीजिए। नहीं मैम, क्लियर क्लियर सर। क्या क्लियर है? जी जी सर। ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, रूसा के बारे में भी पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है, तो रूसा के बारे में जान लीजिए कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसको बोलते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये हिंदी में ही लिखा हुआ है, उसको जो है इंग्लिश में RUSA शॉर्ट में इसी तरह से लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा आपको। और इसकी स्थापना कब हुई? 2013 में, 2013 ईस्वी में। इसका क्या काम है, कार्य देखते हैं। इसका पॉइंट, इसमें पॉइंट रहता है जो राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को, रूसा जो है राज्य स्तर उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया। ये जितने भी स्टेट लेवल के जो भी उच्चतर शैक्षिक संस्थान है उसको जो है फिनेंशियल रूप से सपोर्ट करने के लिए एक ये अभियान चलाया गया था, रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। केंद्रीय वित्तीय पोषण समान वर्ग के राज्यों के लिए कितना होना चाहिए? 60, 65 और 35, 65:35। और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए 90:10, 90:10 के अनुपात में मापदंड आधारित और आउटकम अधीन होगा। कह रहा है ये आप लोग को अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि केंद्र जो है वित्तीय पोषण देंगे, कितना देंगे? कह रहा है कि समान वर्ग के लिए, समान वर्ग के राज्य जो है, जो भी सामान्य वर्ग के राज्य में आता है, सेंट्रल केंद्र शासित प्रदेश हो गए, विशेष वर्ग के, ये विशेष वर्ग आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, उसके लिए इतना। और समान जितना भी स्टेट है, जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, MP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारा जो है उसके लिए जो है रेशियो रखा है 65:35, मतलब कि 65:35 का। और केंद्र शासित प्रदेश में जो भी ये है, और ये वित्तीय पोषण करेंगे कितना? 90 और 10 का। सर इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि केंद्र का कितना है? 65 और 35 राज्य का, ऐसा है? नहीं, हाँ ये जो है ना केंद्र, ये तो पोषण, हाँ केंद्र का 65 और ये 35 रहा। और विशेष वर्ग के राज्य में जो है केंद्र का 90 रहेगा और राज्य का 10। ओके। और वो में मापदंड आधारित, हर किस यूनिवर्सिटी में कितना देना है वो होना चाहिए, आउटकम कौन कितना अच्छा दे रहा है उस पर आधारित कीजिए, ये करते हैं। नीति आयोग उसके बाद आया था 2015 में, 2015 इसी में जो है नीति आयोग। ये आयोग जो है इस टाइम में जो है प्रधानमंत्री कौन थे? मोदी जी। और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान का गठन किया गया। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको बोला जाता है नीति आयोग को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। यह एक चिंतन कोष, थिंक टैंक है।
थिंक टैंक उसी को बोला जाता है जो विचार करके कुछ निकाला जाता है ना, वो निष्कर्ष किसी समस्या से रिलेटेड, उसी को बोला जाता है। इसलिए चिंतन कोश बोला जाता है उसे। जैसे शब्द कोश होता है उसी तरह चिंतन कोश हो गया। ये चिंतन कोश के कोई मुद्दा पर विचार करके और एक अपना तैयार किया प्रॉब्लम को, उसको उसका निराकरण के लिए क्या क्या होना चाहिए करा। यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांवैधिक निकाय है। नीति आयोग का वर्णन न तो संविधान में किया गया है और न ही इसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है। ये आयोग तो बना लिए लेकिन अभी तक जो इसको जो है संसद के द्वारा जो है पारित नहीं किए गए हैं। ठीक है। और नीति आयोग के जो ये क्वेश्चन आया है एक बार कि नीति आयोग जो बना है 2015 में, भारत के इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के। समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और शैक्षिक एवं नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन देगा। कह रहा है कि समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और शैक्षिक एवं नीति अनुसंधान, जितना भी नीति पर एक रिसर्च हुआ है उसके अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श, एक तरह से सलाह देने की बात करेंगे। ये कौन सलाह और प्रोत्साहन देंगे उसको, जितने भी इंस्टीट्यूट है उसको जो है, और जो भी नीति अनुसंधान संस्थान है मतलब रिसर्च सेंटर है उसको जो है नीति आयोग क्या करेंगे, उसमें भागीदारी लेंगे, परामर्श देंगे, सलाह देंगे और प्रोत्साहन देंगे, उसको बढ़ावा देंगे। उसके बाद हम लोग अभी नेट का एग्जाम देते हैं, कौन सा एजेंसी लेते हैं, ये है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये 2017 में इसकी स्थापना हुई। ये जो एजेंसी की यही जो है अभी टोटल जो है 17 परीक्षा आयोजित करते हैं, जिसमें इसका भी नीट का और इंजीनियरिंग का, मेडिकल का और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी बहुत सारा एग्जाम जो है ये कंडक्ट कराती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा 17 परीक्षा आयोजित करती है। यदि पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इस एजेंसी कब स्थापना हुई, 2017 में, और ये कितने परीक्षा लेते हैं, 17 परीक्षा आयोजित करते हैं। उसके बाद एक है NCERT, सभी लोग इसका नाम सुने होंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। इसमें पॉइंट है कि इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश 1961। ये जो है एक स्वायत्त संगठन है, ऑटोनोमस है, जो कि 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई। NCERT के हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। यह संगठन, इस संगठन का क्या काम है, यह संगठन शिक्षा से जुड़ी मामलों पर केंद्र तथा राज्य सरकार को सलाह देती है, परामर्श देती है और एडवाइस देती है। उसी को कहा गया है कि केंद्र तथा राज्य सरकार को सलाह देती है NCERT। इसलिए हर जगह, बहुत सारी जगह जो है गवर्नमेंट एग्जाम भी जो लेती है तो NCERT से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और एग्जाम का पैटर्न जो NCERT पर आधारित ही बहुत सारा स्टेट बोर्ड में लागू किया है। करिकुलम भी, पाठ्य पुस्तक भी NCERT का भी चलता है बहुत जगह। एक ही पेज में बहुत सारा बातें हम शॉर्ट में सिर्फ कट्टीस और ये करके लिख दिए हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा तो और याद भी हो जाएगा और इजी भी है। आप लोग को नोट्स बनाने में भी इजी होगा, ये समझ में भी आएगा। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो है 4 है हमारे भारत में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CU, स्टेट यूनिवर्सिटी SU, डीम्ड यूनिवर्सिटी DU और प्राइवेट यूनिवर्सिटी PU। तो रिसर्च जो होता है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में
तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बताया, स्टेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं रिसर्च, और डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। रिसर्च चारों यूनिवर्सिटी में होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है उद्देश्य, इसका जो ऑब्जेक्टिव है उच्च शिक्षा में बेहतर करना। चारों का जो है उद्देश्य क्या होता है, उच्च शिक्षा को बेहतर करना, इसलिए सही सही टिक टिक कर दिए हैं, चारों का सेम उद्देश्य है। डिग्री वैल्यू जो है, डिग्री का चारों डिग्री देती है। वैल्यू आपको जो इंटरव्यू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ज्यादा वैल्यू दे अलग बात है, लेकिन हर जगह एग्जाम के लिए फिर फॉर्म भरना होगा तो आप जो है चारों यूनिवर्सिटी से पास आउट बच्चे एलिजिबल है डिग्री। चौथा पॉइंट है वित्तीय फिनांस जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये करती है, और स्टेट यूनिवर्सिटी को कौन वित्तीय फिनांस जो है वित्त पोषण करते हैं, कौन, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में सेल्फ प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी स्वयं करते हैं अपना, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्वयं उसको फिनांस का सपोर्ट अपने से अपना पैसा लगाते हैं स्वयं, क्योंकि वो खुद उससे अर्न करते हैं, और संपन्न व्यक्ति के द्वारा चलता भी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट जो है 5वां पॉइंट 5 पॉइंट में है निर्णय, डिसीजन किसका रहता है, मान्य। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति का जो है डिसीजन जो है प्रेसिडेंट का, और यहाँ जो है गवर्नर का, राज्यपाल का। इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी में व्यक्तिगत निर्णय होता है, इसमें भी व्यक्तिगत निर्णय मान्य होता है, डिसीजन होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं, जो भी निर्णय लेंगे, जो भी प्लानिंग बनाएंगे, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कुछ मेंबर रहते हैं, वही सब जो है अपना प्लानिंग बनाएंगे कि इतना दिन के बाद एग्जाम लेना है, ये करना है, इतना फीस रखना है, सारा चीज डिसीजन ये खुद लेते हैं। इसका जो है फीस का या कुछ भी जो है डिसीजन या मान्य जो है यहाँ से अप्रूवल होगा, राष्ट्रपति से राज्यपाल को अवगत करा करके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी। कुलाधिपति, चांसलर देखिए, ध्यान देखिए दीजिएगा, चांसलर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं, राष्ट्रपति, और स्टेट यूनिवर्सिटी का राज्यपाल। और इसका जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्वयं होते हैं, जो जिनके द्वारा स्थापित किया जाता है वो, और इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्वयं होते हैं, इसलिए स्वयं लिख दिया सेल्फ। 7 में यूजीसी मानदंड, यूजीसी का नॉर्म्स जो है लागू करेगा सभी, यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है जो भी रूल्स देंगे उसको सभी को मानना पड़ेगा, सभी यूनिवर्सिटी को, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सभी को जो है उसको लागू करेगा, ये भी लागू करेगा, ये भी लागू करेगा, ये भी लागू करेगा। राज नॉर्म्स जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी मान भी सकती है, नहीं भी मानेगी। सेंट्राल यूनिवर्सिटी इसको राज्य का जो नॉर्म्स होगा उसको और मान भी सकती है, नहीं भी मानेगी, इसलिए राज्य नॉर्म्स जो है राज्य सरकार जो भी नॉर्म्स बनाएंगे, नियम बनाएंगे, तो उसको ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मानेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुद जब राष्ट्रपति द्वारा जो है वहां से ये जो नॉर्म्स बनेगा भारत सरकार द्वारा, यूजीसी द्वारा, उसको पालन करेंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी राज्य नॉर्म्स को मानेंगे। राज्य नॉर्म्स जिस राज्य में डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसको मानना ही पड़ेगा राज्य के नॉर्म्स के। राज्य बोलेंगे कि स्टेट में ये पर्व है, ये चीज है, तो इसमें एग्जाम नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी मानना पड़ेगा राज्य नॉर्म्स को। सेंट्रल नॉर्म्स को ये मानेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, नहीं मानेंगे, इसलिए 31 कर दिए हैं, नहीं मानेंगे। विकास डेवलपमेंट की बात जो है सभी यूनिवर्सिटी करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। एक्सेलेंट, उत्कृष्टता की प्राप्ति जो है एक्सेलेंट सभी यूनिवर्सिटी चाहेंगे। ऑटोनोमस, ये मान्यता जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी रहता है और स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा, स्टेट यूनिवर्सिटी भी ऑटोनोमस रहता है, और ये सेल्फ स्वयं रहता है, लेकिन यूजीसी के नॉर्म्स को पालन करते हुए सेल्फ रहेगा।
पारित पास जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बनता है संसद से पारित ये पास होना पड़ता है, संसद से जो है पारित होना पड़ता है, पास करना पड़ता है। किस स्टेट में कौन सेंट्रल ये बनाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ रहेगा, इसके लिए संसद से पास होना चाहिए। स्टेट यूनिवर्सिटी बन रही है कोई भी स्टेट में जो है, उसके लिए विधानसभा हर स्टेट में होती है। जिस स्टेट में विधानसभा है तो जहाँ विधानसभा से पारित होती है, ये राज्य के नॉर्म्स को पालन करेंगे और उसके बाद जो है अपना यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। उसी तरह से राज्य के नॉर्म्स को पालन करते हुए प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसी के आधार पर जो है राज्य के राज्यपाल जो है उसको ये मान्यता देंगे यूनिवर्सिटी को और ये अप्रूवल करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, तभी जो है वो यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। नेक का जो है ना, नेक का काम बोले थे ना, नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल जो है, ये जो है इसका क्या क्या काम होता है नेक का जो है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी, स्टेट यूनिवर्सिटी को भी और उसके बाद डीम और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी जांच कर सकते हैं, जांच करना है इसका काम नहीं। फीस वृद्धि कौन करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के राष्ट्रपति द्वारा होता है। इसका जो है फीस का वृद्धि कौन करते हैं, राज्यपाल द्वारा। ये स्वयं जो है करते हैं, अपने मन से जितना रखना चाहेगा, इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज्यादा फीस लग जाते हैं। मानव संसाधन विकास मतलब कि HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अभी जो है ये बदल गए हैं, इसी को बदल के बने हैं शिक्षा मंत्रालय। ये जो है ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही जो है ये सारा यूनिवर्सिटी चलेगी, सभी का देख रेख कर सकते हैं शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय सभी पर नजर रख सकते हैं, रखेंगे। चलिए हम आपको शॉर्ट में सिर्फ सिंबल चिन्ह के आधार पर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में इतने पॉइंट जो है करीब 10, 12, 16 पॉइंट पर चर्चा कर लिए हैं। इसमें कोई डाउट किसी? जो 11th पॉइंट है वो बताना एक बार। 11th, एक्सीलेंट। हाँ एक्सेलेंट। सभी जो है ना चाहते हैं कि हमारे स्कूल के, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो है बच्चे अच्छे करें, अच्छा डिग्री हो, अच्छा क्या कहते हैं यहाँ जो है एजुकेशन हो, तो इसीलिए यहाँ के जो है सारा चीज सिस्टम बेहतर हो। तो वही बोल रहा है एक्सेलेंट होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए और रहेगा किसका किसका, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी और स्टेट यूनिवर्सिटी भी उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहेगा, और डीम यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी यहाँ एक जो कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो है अच्छा के चलाता है, कुछ है ऐसा यूनिवर्सिटी रहता है। तो ऐसे जो है ना, ऐसे ही सब लोग सभी यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि हमारे जो है एक्सेलेंट उत्कृष्ट रहे हमारे के यहाँ के शोध रिसर्च, तो इसलिए ये एक्सेलेंट को जो है सभी लोग चाहते हैं प्राप्त करना। ओके सर, थैंक यू। सर केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने होंगे अभी फिलहाल देश में? ये टोटल जो है ना अभी फिर से एक बार ये जो करंट का क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसको लास्ट में ऐसे देख लीजिएगा। और ऐसे है टोटल 55 था उस टाइम, अभी कितना देखते हैं, एक सेकंड इसमें होगा तो उसी करंट में देखना पड़ता है कितना टोटल। हाँ देख लेंगे सर। एक सेकंड इसमें था कहीं, इसको बता देंगे करंट में कल जो है ना कर लेंगे। सेंट्रल स्टेट ये सब जो है चेक करना होगा, सब जो है करंट में कितना कितना यूनिवर्सिटी है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, और इस ये अभी जो जितना भी इसमें कोई डाउट इनको इसमें नहीं है, हम करंट में ये कर लीजिएगा, उसको देख लेंगे। नेक्स्ट जो है विश्वविद्यालय, टाइम हो गया क्या, ये पेज पढ़ ले।
चलिए विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, ये सारा विश्वविद्यालय के बारे में कल पढ़ के कितना बचा है, कुछ शॉर्ट फॉर्म है, इसको जान लेंगे। फिर ये बुक से है आपको, KVS मैदान के बुक के कुछ है। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है इसको बता देंगे। और कितना रहा, बस ना कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन आंसर। इसमें आज की क्लास में कोई डाउट तो क्वेश्चन पूछ लें कुछ। नेक का कब स्थापना हुई थी? आज के क्लास में हुआ है। कोई 17, कोई 1994। अच्छा, बहुत बढ़िया। 1994 में जो भी जवाब दिए हैं सही है। इसका मुख्यालय कहाँ है नेक का? बेंगलोर, बहुत बढ़िया। रूसा की स्थापना कब हुई थी? 2013। नीति आयोग की स्थापना वर्ष? 2015, बहुत बढ़िया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री जिस टाइम में जो रहेंगे वही। ठीक है। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं? सर राष्ट्रपति होता है। हाँ, राष्ट्रपति, बहुत बढ़िया। और स्टेट यूनिवर्सिटी का? राज्यपाल सर। बहुत बढ़िया। सेंट्रल नॉर्म्स जो है कौन कौन यूनिवर्सिटी मानेंगे? कौन यूनिवर्सिटी मानेंगे सेंट्रल नॉर्म्स? हाँ, बहुत बढ़िया। सेंट्रल, स्टेट नहीं, सेंट्रल, सिर्फ सेंट्रल नॉर्म्स को जो है सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी मानेंगे। उत्कृष्टता के बाद जो है चारों यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट, चारों यूनिवर्सिटी डिग्री सबका वैल्यू बराबर है। बहुत बढ़िया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ से पारित होती है? केंद्र से, बहुत बढ़िया, संसद से। चलिए, चलिए आज के लिए इतना ही। सर इसके बाद की भी क्लास से एक वो होती है सर, राजनीति वगैरह उसमें, और संविधान वगैरह वो भी लोगे सर आप ही? हाँ, इसी में हो जाएगी। अब और पॉलिटिक्स से क्वेश्चन नहीं आती है और ना इन्वायरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। दिखाए थे ना आपको, ये सब पहले क्वेश्चन आते थे, लेकिन फिर भी जो है कुछ कुछ डिस्कशन कर लेंगे। बाकी चलिए शांति पाठ कर लेते हैं, आंखें बंद। आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, थैंक यू।
ध्यान के आसन में बैठ जाइए, आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेके सुप्रीम पावर को याद करते हुए एक बार जो है ओम का उच्चारण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखिमा पुण्यात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को रब करके फेस पर सेक लगा लीजिए। थैंक यू सभी लोग को जुड़ने के लिए और नमस्कार। यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, नमस्ते सर। थैंक यू सर।